देखो भाई, ट्रांसफार्मर एक्समर के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसफार्मर के भाग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसफार्मर के भाग, या इसके क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स पढ़ रहे थे, कौन कौन सा पार्ट कहां पे यूज होता है। इससे मुख्य टैंक, मुकोल्स रिले, ब्रीदर के बारे में पढ़ लिया था, एक्सप्लोजन मेट भी पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक और आता है, टेप चेंजर। क्या लिखोगे, टेप चेंजर, ठीक है। टेपिंग यूज की जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, और ये जो सिस्टम होता है ना, ये ओनली फॉर किस ट्रांसफार्मर में यूज होता है, तो ये ओनली फॉर जो बड़े यूज करते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। इसमें यूज करते हैं, आपका नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर उसमें यूज नहीं होता है। ये किस पे यूज होता है, ये होता है पावर ट्रांसफार्मर में। किसमें यूज होता है, पावर ट्रांसफार्मर जो आप यूज करते हो। अब टेप चेंजर को यूज क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, वोल्टेज डाउन होने का एक रीजन आ जाता है। जैसे एक 32 केवी फरसान का जीसस है, जैसे मेरे पास एक जीसस पड़ा हुआ, एक 32 केवी, ओब्लिक कितना है, 33 केवी। समझ में आ गई मेरी बात। यहां पे ट्रांसफार्मर लगाइए, ट्रांसफार्मर है कौन सा बता सकता है कोई भी, स्टेप अप या स्टेप डाउन है। ये जो मैं ट्रांसफार्मर यहां पे यूज, आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसको क्या बोल सकते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो ट्रांसफार्मर वो कौन सा अपचाई ट्रांसफार्मर है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन कहते हैं। अब इस वोल्टेज को इसने डाउन किया, डाउन करने के बाद आपके पास जो वोल्टेज आती है वो कहां पे आएगी, एक जीसस के अंदर आती है। ये जो जीसस होता है वो किसका होता है, ये तो होता है पारेसन का। किसके अंदर में आता है, पारेसन, जीसस या ग्रिड सबस्टेशन होता है। अब यहां पे क्या होगा, 33 केवी ओब्लिक 11 केवी का एक ट्रांसफार्मर और लगा हुआ है, जो वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। पर ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये ट्रांसमिशन के अंदर आता है, और ये किसमें आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। यानी किसका जीसस होता है, आपके पास वितरण का होता है। अभी जो वैकेंसी है ये बुक्स डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में आई है वितरण के अंदर। यानी आपका जो काम होगा ना, यहां से स्टार्ट हो जाता है 33 केवी के बाद, और कहां तक हो सकता है, कंज्यूमर तक आपका काम होगा, ठीक है। अब देखो यहां से भी वोल्टेज स्टेप डाउन हुई, आगे जाके 11 केवी घरों में नहीं पहुंचती है, तो फिर आते हैं पोल माउंट ट्रांसफार्मर। कौन से लगे होते हैं, पोल के ऊपर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं 11 केवी को फिर स्टेप डाउन करते हैं, करीब 415 वोल्ट, 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद घरों में सप्लाई आपको मिलती है, सिंगल फेज चाहिए तो सिंगल फेज मिल जाती है, 3 फेज चाहिए तो 3 फेज मिल जाती है। अभी क्या होता है, जो आपका टेप चेंजर होता है वो इसमें नहीं होता, यानी जो टेप चेंजर का उपयोग होता है ना, वो यहाँ पे कभी टेप चेंजर नहीं लगता है। टेप चेंजर या तो इसमें होगा या इसमें होगा। ये दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर, वो कौन से ट्रांसफार्मर होंगे, पावर ट्रांसफार्मर है, वितरण के ट्रांसफार्मर आपके पास नहीं है। तो ये जो ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो पावर ट्रांसफार्मर यूज किए जा रहे हैं। कौन से यूज किए जा रहे हैं, पावर ट्रांसफार्मर। इनमें टेपिंग को यूज किया जाएगा। टेपिंग का मतलब कई बार ये होता है कि यहाँ पे वोल्टेज का मान 415 आ रहा था, वोल्टेज 330 वोल्ट ही आ गया आउटपुट में। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वोल्टेज का मान कम होने का रीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का मान 11 केवी से कम आ रहा है, मान लिया। अगर यहाँ पर वोल्टेज 11 केवी से कम है, आउटपुट वोल्टेज भी आपको क्या मिलेगा, रेशो में क्या होगी, कम हो जाएगा। अगर 11 केवी यहाँ पे, जिसका मतलब 11 केवी से इनपुट मेरे जिसके मिल नहीं रही, जैसे मैं सिंपल बात बोलूं कि यहाँ पे मेरे को 9.8 केवी मिलती है, तो ये क्या करता है, 330 निकालता, मान लिया, मानना नहीं। यहाँ पे 9.8 केवी आई मेरे पास, और जिसको यहाँ पे कितनी मिली, मेरे 30.2 केवी मिली। समझ में आ गई मेरी बात। इसका मतलब वोल्टेज क्या हो, ट्रांसफार्मर डाउन कर रहा है, लोड के कारण डाउन नहीं हो। आप ट्रांसफार्मर आपका ओवरलोड कंडीशन में तो भी वोल्टेज डाउन हो जाती है, क्योंकि लोड वोल्टेज बढ़ता है। जैसे किसी लंबी लाइन है तो
तो लंबी लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की समस्या आती है क्योंकि लाइन का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन कर रहा है। अब इस वोल्टेज को मैं बढ़ा सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं होगा कि आपने क्या किया, यहाँ पे टेपिंग को बढ़ाया, टेपिंग को बढ़ा के वोल्टेज को बढ़ा दिया, ऐसा रूल नहीं होता। पहले क्या नोट करना पड़ता है कि वोल्टेज यहां से डाउन हो रही है क्या, कि यहाँ पे क्या विद्युत पूरी पहुंच रही है इनपुट में। अगर ये विद्युत पूरी पहुंच रही है ना तो वोल्टेज को डाउन ये कर रहा है। अगर यहाँ पे विद्युत नहीं आ रही है इसका मतलब वोल्टेज यहां से भी डाउन हो सकती है, क्योंकि सिंपल बात अगर मैं मानूं कि यहाँ पे 29 केवी आ रही है और यहाँ पे जैसे मान 31 केवी मैंने इसको दी, और तो आप इसकी वोल्टेज यहाँ पे एक भी निकाल रहे हैं 3.2 केवी निकाल, इसका मतलब वोल्टेज यहां से डाउन है, वहां से डाउन नहीं है। तो वो क्या करता है, वोल्टेज का मान जैसे कम ज्यादा हो रहा थोड़ी वोल्टेज में चेंजिंग कर सकता है, और चेंजिंग करने के लिए टेपिंग को यूज करता है, टेपिंग को बढ़ाया जाता है। वोल्टेज जब कम होती है तो वोल्टेज का मान जब ज्यादा हो तो वोल्टेज टेपिंग को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। वो कहते हैं ये टेपिंग किस साइड होगी, या इस साइड होगी या इस साइड होगी, यहाँ पे भी यूज होगी, यहाँ पे या इस साइड होगी या इस साइड। समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का कोई मतलब नहीं, आप ये नहीं बोल सकते प्राइमरी साइड होती है सेकेंडरी साइड होती है, ये नहीं बोल सकते हो। टेपिंग को जो यूज किया जाता है हमेशा इस साइड यूज किया जाता है, ये साइड हमेशा कौन सी होती है, एसटी होती है, कौन सी होती है। और बहुत बार प्रश्न आया है कि ट्रांसफार्मर में जो टेपिंग का यूज किया जाता है वो किस साइड किया जाता है, एसटी साइड करेंगे हमेशा। क्यों करते हैं मैं बता देता हूं, क्योंकि एसटी साइड क्या होता है, करंट का मान कम होता है। क्या होता है, करंट का मान कम होता है क्योंकि वोल्टेज का मान क्या है, ज्यादा है। और टेपिंग को चेंज करना वहीं पे आसान होता है जहां पे करंट की वैल्यू क्या होगा, स्पार्किंग क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। वही बात इस साइड में क्या होता है, करंट का मान कम होता है, टेपिंग को हमेशा एसटी साइड यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर की जो एसटी साइड है उस ओर आप टेपिंग को यूज करोगे। टेपिंग का मान कम या अधिक करके आप वोल्टेज का मान क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। और टेपिंग को एक क्या बोलते हैं, बेरिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बेरिंग और टेप चेंजर एक ही बात होती है, ठीक है। तो पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग का यूज क्या किया जाता है, वोल्टेज का मान कम या अधिक हो तो उस वोल्टेज के संतुलन या बैलेंस बनाने के लिए टेप चेंजर का यूज किया जाता है। ये बेरिंग का उपयोग करते हैं। टेपिंग किस साइड लगाई जाती है, एसटी की साइड लगती है। टेपिंग को दो प्रकार से चेंज किया जाता है, ऑन लोड कर सकते हो, ऑफ लोड करते हो। ज्यादातर कौन सा किया जाता है, ऑफ लोड ही किया जाता है, ठीक है। लिखो ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर या बेरिंग का उपयोग पावर ट्रांसफार्मर में ही होता है। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर या बेरिंग का उपयोग पावर ट्रांसफार्मर में ही होता है। वितरण ट्रांसफार्मरों में टेप चेंजर का उपयोग नहीं किया जाता। वितरण ट्रांसफार्मरों में या डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं इसमें टेप चेंजर का उपयोग नहीं किया जाता। टेपिंग का उपयोग टेपिंग का उपयोग वोल्टेज का मान कम या अधिक करने के लिए एचपी साइड उपयोग होता है, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद अपने को जो नॉर्मल भाग मेंटेन करने है ना, कौन कौन से यूज किए जाते हैं, किस प्रकार से यूज करते हो, ठीक है। तो इसके ये मेन पार्ट में ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट, इसमें ऑयल का जो पार्ट है वो अपने अलग प्रकार से पढ़ेंगे। ऑयल किस प्रकार से यूज होता है, ऑयल का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको अलग पार्ट आता है, ठीक है। अब आपको चीज बता देता हूं, एक होता है इनगेज और एक आउटगेज होता है। ये तो पता, इनगेज का मतलब ऑयल को डालना है, आउटगेज से ऑयल को क्या निकालना है, बाहर। वो फिर कोई समस्या नहीं, वो पढ़ लेना, नॉर्मल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर में डोप डाल के लिखो, इसके बारे में पढ़ेंगे।
इसको अपने क्या बोलते हैं जी, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हो, ये भाई ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो ये कैसा ट्रांसफार्मर है, पहले आपने ट्रांसफार्मर को पढ़ा है, इसके बाद मैं बात करूं, अगर ये जो आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर एक ही वाइंडिंग का उपयोग होता है, एक ही वाइंडिंग का उपयोग होता है। समझ में आ गई बात सभी? यानी इसमें जो वाइंडिंग होती है वो एक ही वाइंडिंग लगती है। जैसे आपने पूछा सिंगल फेज का तो ट्रांसफार्मर था, उसकी कितनी वाइंडिंग थी, दो। कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे जो वाइंडिंग आपके पास है या वेस्टर्न है, वो आपके पास एक ही वाइंडिंग है, वही प्राइमरी है और वही क्या है, सेकेंडरी है। ये एक ही वाइंडिंग का उपयोग होता है, वही किसका काम करती है, वही तो प्राइमरी वाइंडिंग का काम करती है और वही किसका काम करती है जी, वही करती है सेकेंडरी वाइंडिंग का काम। प्राइमरी वाइंडिंग को आपने बोल सकते हो प्राइमरी वेस्टर्न बोल सकते हो, सेकेंडरी वाइंडिंग को बोल सकते हो द्वितीयक वेस्टर्न। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर बना होता है ये। ठीक है, अब यहां पे ऐसे टेपिंग यूज होती है, जैसे मैंने यहां पे इसके अंदर टेपिंग को यूज कर लिया ऐसे, और यहां पे मैंने क्या डाल दिया जी, लोड डाल दिया आर। यहां से करंट का संचालन हो रहा, I1 करंट आ रहा है यहां से क्या जा रहा है जी, I2 बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी का। अब देखो वही वाइंडिंग आपके पास प्राइमरी है और वही क्या आपके पास सेकेंडरी होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है वो एक ही वाइंडिंग होती है, वही वाइंडिंग किसका काम करती है, प्राइमरी का काम करती है, वही किसका काम करती है, सेकेंडरी का काम करती है। समझ में आती मेरी बात? दूसरी बात, ये जो वाइंडिंग जुड़ती है ना, वाइंडिंग का संयोजन, वाइंडिंग का संयोजन, बात समझ में आई सभी को? वाइंडिंग किस रूप से जुड़ी होती है, जैसे आपने बोला ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किस रूप से जुड़ती है, चुंबकीय प्रेरण से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, चुंबकीय प्रेरण से। जैसे ये आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, ये ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग यूज किया आपने, सेकेंडरी को यूज किया। इन दोनों का जो संयोजन होता है वो किस रूप से होता है, वो होता है चुंबकीय प्रेरण से, मैग्नेटिक इंडक्शन से जुड़ती है। परंतु यहां पे ये जो वाइंडिंग जुड़ती है वो दो रूप से जुड़ती है। किस रूप से जुड़ती है, एक तो जुड़ती है चुंबकीय रूप से, कैसे जुड़ती है, चुंबकीय प्रेरण से जुड़ती है। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगी वो इसका ऐसे घूमता है, वो चुंबकीय प्रेरण के रूप से जुड़ती है। और दूसरा कैसे जुड़ती है, ये वैद्युतिक रूप से भी जुड़ी होती है। किससे जुड़ती है, वैद्युतिक रूप से भी जुड़ती है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिकल भी जुड़ी होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल जुड़ी है नहीं जुड़ी है, यही वाइंडिंग आपकी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी का भी काम करेगा। इलेक्ट्रिकल जो कॉन्टेक्ट है वो दोनों का एक ही है, यही धारा इसमें फ्लो होती है, तो I1 फ्लो होगा, कुछ भी फ्लो टर्मों में इलेक्ट्रिकल रूप से जुड़ी है, दूसरी किससे जुड़ी है, आपकी चुंबकीय रूप से भी जुड़ी रहती है। या फिर कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, वो भी किस रूप से जुड़ी है, मैग्नेटिक रूप से जुड़ी है, इलेक्ट्रिकल रूप से जुड़ी है। सेकेंडरी भी किस रूप से जुड़ी है, मैग्नेटिक रूप से जुड़ी है, इलेक्ट्रिक रूप से भी जुड़ी रहती है। परंतु आपको बोल देता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है वो ओनली किससे जुड़ती है, जुड़ती है प्रेरण से जुड़ती है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो आपको कोई यहाँ पे ये पूछेगा, सीधा प्रश्न पूछेगा कैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ती है, तो दोनों ऑप्शन आते हैं ए और बी, तो दोनों ही आपके क्या है, इलेक्ट्रिकल भी सही है और मैग्नेटिक भी सही, दोनों रूप से ये जोड़ी जाती है। इसके बाद देखो इसका सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, कौन सा ट्रांसफार्मर का, ऑटो ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अलग है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अपने पास के अलग है। इसको नहीं बोलते समय ट्रांसफार्मर, समय परिणाम से भी बोल सकता है। सिद्धांत में तो प्राइमरी वाइंडिंग किस रूप से जुड़ती है, कौन सिद्धांत पे काम करती है ट्रांसफार्मर की, तो ये माइकल फैराडे की कौन सी नींव पे काम करती है, सॉफ्टवेयर। किसका नियम है, माइकल फैराडे का। तो इस फैराडे के EMI के नियम पर क्या करती है, काम करती है। EMI का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। इसके दो नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, कौन कौन से? एक तो सेल्फ इंडक्शन आता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के नियम बढ़ते हैं। जैसे अभी जाके इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो नियम आते हैं। पहला आता है कौन सा आपका? एक उसके विपरीत आता है, एक आता है गतिज का। इसके आगे जाके दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से? एक तो स्वप्रेरण हो जाता है और एक हो जाता है सेल्फ। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये सिद्धांत जो लागू होता है वो स्वप्रेरण के सिद्धांत पे काम होता है। ध्यान रखना ट्रांसफार्मर तो ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है? किस ट्रांसफार्मर का? ऑटो का। कौन सा लागू होता है? तो स्वप्रेरण का सिद्धांत यहाँ पे क्या होता है? लागू होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पूछ लेता है ऑटो ट्रांसफार्मर किस वाइंडिंग के सिद्धांत पे काम करता है? तो यहाँ पे ये भी बोल सकता है ये प्राइमरी वाइंडिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आई मेरी बात? चलिए ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का सिद्धांत सभी को पता है, कौन सा है? स्वप्रेरण। कौन सा है? और सेकेंडरी का कौन सा है? सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे स्वप्रेरण लागू होता है। स्वप्रेरण कौन पे लागू होता है? प्राइमरी वाइंडिंग पे लागू होता है, और प्राइमरी है वो इसकी क्या है? सेकेंडरी है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये नोट करो बस। इसके बाद देखो आगे जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, ये दो रूप से यूज किया जा सकता है। कैसे? स्टेप अप भी बन सकता है और क्या बन सकता है? स्टेप डाउन भी बन सकता है। तो टॉपिक डाल देना, इसके रेशो के बारे में पढ़ेंगे। रेशो के दाब पर कौन सा ट्रांसफार्मर है? सवे ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर? रेशो के आधार पर कितने प्रकार से यूज होता है? दो प्रकार से इसका यूज किया जाता है। कैसे? एक तो क्या बना सकते हैं इसको आप, एक तो करने से इसमें ये कर सकते हो, समझ में आगे से देखिए, और एक करने से इसमें क्या कर सकते हो आप? ये कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर रेशो का मान एक से ज्यादा है तो वो कौन सा है? सभी को पता है, ये तो होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा होगा जी? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ये कौन सा होगा? ये होगा ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब आपको ट्रांसफार्मर को इस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, यहां पे आपने क्या डाल दिया? लोड डाल दिया मान। ठीक है, इसके बाद आपने यहां पे किस कंडीशन में आपने दे दी इसको? सप्लाई के साथ जोड़ दिया। जैसे मैंने यहां पे फेस दे दिया और यहां पे मैंने इसको क्या दे दिया जी? न्यूट्रल दे दिया। कोई दिक्कत है? अब क्या होगा? I1 इधर से फ्लो होगा, चाहे तो आप इसको ऐसे बना लो, आप ऐसे चाहते हो उल्टा बना ले, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसको यहां से हटा दो, इन दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी बना सकते हो आर। ठीक है, फेस दे दिया और यहां पे क्या दे दिया जी? यहां से आई फ्लो होगा और यहां से क्या फ्लो होगा जी? आई। कोई दिक्कत है? अब ये जो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो N2 है ना वो N1 से क्या है? ज्यादा है। या आप ये भी बोल सकते हो V2 है वो V1 से क्या है? ज्यादा। तभी आपके पास ये जो ट्रांसफार्मर होगा वो कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज का मान ये बढ़ाता है। जैसे आप नॉर्मली जो यूज करते हो ना, इसमें यूज करते हो, घर में स्टेबलाइजर लगा हो ना, स्टेबलाइजर, और स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर काम आता है ऑटो ट्रांसफार्मर ही काम आता है, जो नॉर्मली 230 वोल्ट पे काम करने वाला होता है, जो वोल्टेज को हमेशा स्टेप अप करता है। डाउन भी कर सकते हो उसके द्वारा, पहले वाले डाउन कर, आज ऑटोमेटिक आ गए हैं,
ऑटोमेटिक वाले में तो क्या सिस्टम है कि वोल्टेज का मान जैसे ही कम होगा तो वो स्टेप अप करेंगे, वोल्टेज का मान सही है तो वो सही आउटपुट में देते रहते हैं। तो ये बात है कि यहां से आपने I1 दिया, ये स्टेप अप करके वोल्टेज का मान यहां से ये बढ़ा सकता है। इसके बाद देखो अगर ये स्टेप डाउन है, कौन सा है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर ये स्टेप डाउन है तो रेशो का मान 1 से क्या होगा जी, कम होगा। रेशो का मान 1 से क्या होगा, कम। ठीक है, और यहां भी आपने क्या डाल दिया, दो। ये आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है, और यहां से क्या फ्लो हो रहा है आपका जी, I2 फ्लो। ठीक है, अब देखो रेशो का मान 1 से कम है, इसका मतलब ये होगा N2 लेस देन क्या होगा, N1। N2 का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म मान सकता हूं, N1 का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के टर्म भी लिख सकता हूं। V2 क्या होगा, V1 क्या होगा, V1 से क्या होगा, कम होगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर होगा ना, वो कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा, परंतु यहां पे कंडीशन आएगी, इसका उल्टा भी ये लिख सकता है कि I2 का मान I1 से क्या होगा, ज्यादा। स्टेप डाउन में धारा का मान बढ़ेगा, और यहां पे ये भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, I2 लेस देन क्या होगा, I1। तो एक ही बात। तो ये दो प्रकार से यूज किया जाता है, वोल्टेज के आधार पे जो स्टेप अप कर सकता है और किसके आधार पे कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है। जब वोल्टेज का मान बढ़ाएगा तो उसमें धारा का मान क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, तो ये नोट करो थोड़ा सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक कंडीशन आती है कि ट्रांसफार्मर में जो कॉपर का वेट होता है, वेट का मतलब कॉपर का जो भार यूज किया जाता है, दो प्रकार के भार को मेंटेन करेगा। यानी भार, भार का मतलब किसके वेट की बात कर रहा है, कॉपर वेट, कॉपर का भार। अब कोई भी ट्रांसफार्मर अगर आपके पास नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, कौन सा है आपके पास, पहली बात तो कौन सा ट्रांसफार्मर, एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, तो उसका जो कॉपर का भार होता है ना, या तांबे का जो वेट होता है, वो समानुपाती होता है। किस समानुपाती होता है, तो वो होता है N1 गुणा में I1 प्लस N2 गुणा में I2 के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी दोनों वाइंडिंगों का जो वेट होता है उसके साथ वो डिपेंड करके चलता है। यानी क्या लिख सकता हूं मैं, I1 इंटू N1 प्लस I2 इंटू क्या होगा, N2 के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसका समानुपाती, कॉपर वेट। क्या है, कॉपर वेट। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये तो किसके अंदर है, एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर के अंदर है। आपको पूछ लेता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट किसके समानुपाती है, I1 की धारा इनटू N1, I2 की धारा इनटू N2, समानुपाती क्या होगा, कॉपर का वेट होगा। क्योंकि ये प्रश्न आपका दो बार पूछ सकता है। तो एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की मैं बात करूं तो इससे क्या होगा, समानुपाती होगा, ये नोट कर लेना। अगर आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर है, कौन सा है, ऑटो एक्समन, इसका जो भार होता है ना वो किसके समानुपाती होता है, वो होता है N1 प्लस N2। क्या होता है जी, N1 प्लस N2, N2 में होता है I1 प्लस N2, N2 में होता है I2 माइनस में I1 के समानुपाती। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। N1 प्लस N2
इंटू में I1 प्लस N2, I1 2 माइनस में क्या होगा I1 के समानुपाती होता है किसका कॉपर वेट। ये पिछले केस से प्रश्न को पूछा हुआ है किसका जो कॉपर वेट होगा वो किसके समानुपाती होगा, तो ट्रांसफार्मर का जो कॉपर वेट होता है वो किसके समानुपाती होता है N1 प्लस N2 इंटू I1 प्लस N2, I2 माइनस में क्या होगा I1। ये तो निकाल सकते हैं, वैसे मेरे पास ऑटो ट्रांसफार्मर ये है, यहाँ पे इसका लोड लगा हुआ है, यहां से आपका I1 फ्लो होगा, ये आपके पास क्या होगा I2 है। अब N1 का मान तो ये पूरे के पूरे यहाँ तो N1 है, ये कौन से हैं N2 है, इनकी वैल्यू अगर आपको दी है इसका कॉपर वेट में वेट का मान क्या निकाल सकते हैं, समानुपाती में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कॉपर की बचत कि तांबे की बचत आप कैसे निकालोगे, यानी कॉपर का जो वेट है बचत कैसे निकालते हो। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर की बचत होती है वो इसके बराबर होती है तांबा बचत, कैसे N1 बटा N1 प्लस में N2 परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना। जैसे मैं एक सिंपल बात करूं, आपके पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, उसमें तांबे की कितनी बचत होती है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, कितनी बचत होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक सेम कैपेसिटी का हमने ट्रांसफार्मर बनाया, एक सेमी पावर का ट्रांसफार्मर है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है, जैसे वही वोल्टेज सेम आउटपुट में वही देता है, डाउन करके वही वो देता है। एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की मैं अगर बात करता हूं कि एक तो मेरे पास नॉर्मल ट्रांसफार्मर है और एक आपके पास कौन सा है ऑटो ट्रांसफार्मर। दोनों के आउटपुट बराबर है, दोनों के इनपुट भी बराबर है मान, परंतु दोनों में कॉपर बचेगा किसमें, इसमें बचेगा, उसकी वाइंडिंग एक यूज हो रही है। आपको पूछ सकता है कि तांबे की बचत होती कितनी है यहाँ पे, कि जैसे मैं बोलूं एक ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के लिए कोई भी टर्न ले ली, मान लीजिए कितने टर्न आपके पास 400 टर्न है प्राइमरी वाइंडिंग, समझ में आ गई मेरे पास कितने हैं। N2 का मान मैं लेता हूं 400 मान लिया, सॉरी N1 का मान कितना है 400 टर्न है, ठीक है। N2 का मान आप कुछ भी ले लो, या इसका मान 400 ले लो, इसका मान आप कुछ भी ले लो, कि जैसे कोई भी आपने मान लिया उस मान के साथ इक्वलमेंट में वैल्यू कितनी आती है, कितने परसेंट कॉपर बचेगा, उसकी गणना कैसे करोगे, वो होगा N1 बटा N1 प्लस क्या होगा N2 के बराबर होगा। जैसे मैं बोलूं N1 का मान आपके पास कितना है, कि मान लिया 200 है, कितना है 200, यहाँ पे N1 का मान कितना है, मान लिया 200 ही है, N2 का मान से दुगुना ले लिया मैंने, 400 ले लिया, मान लिया 400, इनटू में आपने कितना कर लिया 100। इसको जैसे हल करोगे ये हो जाएगा 200 बटा 600 इनटू कितना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा। इसको जब हल करोगे ये आएगा 33.33%। तो ध्यान रख लेना ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर की बचत होती है ना वो 33.33% कॉपर बचता है हमेशा, ये ध्यान रखना। कितनी बचत होती है 33.33%। इसकी गणना कैसे की जाएगी, N1 बटा N1 प्लस N2 होगा। अब कॉपर लगता कितना है, इतना बच गया, लगा कितना 66.66% तांबा लगता है। अगर वो पूछता है कितना कॉपर यूज होता है तो 66.66% यूज होता है, बचता कितना है 33.33% का कॉपर की बचत होती है। कोई दिक्कत है यहाँ, तो लिखो ऑटो ट्रांसफार्मर के नीचे इसमें डाल के टॉपिक। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक सामान्य ट्रांसफार्मर की बजाय एक सामान्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा एक सामान्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा 33.33% कॉपर की बचत होती है। 33.33% कॉपर की बचत होती है तथा 66.66% तांबे का उपयोग किया जाता है।
66.66% तांबे का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है? अब लिखो इसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर का चलन या पावर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार से होती है, तो क्या लिखोगे? पावर ट्रांसफर बाय ऑटो ट्रांसफार्मर कि पावर का स्थानांतरण करना है, इसका स्थानांतरण करना है, यानी शक्ति स्थानांतरण को फिर हिंदी में क्या होगा? शक्ति स्थानांतरण सौवे प्रणाली तरह से बात समझ में आ गई? आपको शक्ति को ट्रांसफर करना है, कितने प्रकार से कर सकते हो? तो दो प्रकार से यूज किया जाता है। एक तो कैसे यूज करते हैं इसको, एक तो करते हैं चालन के द्वारा। चालन इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। और एक कैसे होता है? इंडक्शन, यानी इसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। इंडक्शन यानी दो प्रकार से पावर को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। चालन का मतलब नॉर्मल सी बात है, तो चालन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है ये, तो धारा का संचालन कैसे और इलेक्ट्रिकल से भी होता है। इसमें इससे होता है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से भी जुड़ा हुआ है। और कैसे जुड़ा हुआ है? मैग्नेटिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। यहां से क्या फ्लो हो रही है? I1, और यहां से क्या फ्लो हो रही है? I2। तो इसका दो प्रकार से चालन होता है, तो चालन से होता है, कैसे होता है? इंडक्शन से होता है। इंडक्शन का मतलब चुंबकीय प्रेरण से भी धारा फ्लो होती है इधर। और एक क्या है? ये जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो दोनों एक ही है। तो ज्यादा जो चालन होता है वो किससे ज्यादा होता है? अधिक चालन होता है वो किससे होता है? चालन से ज्यादा होता है, और प्रेरण से क्या होता है जी? कम होता है। ठीक है, तो लाइन डाल के लिखो। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर या पावर स्थानांतरण दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से होती है। चालन से अधिक वह प्रेरण से कम होती है। प्रेरण से कम होता है। ठीक है, अब अगर मैं चालन से इसकी इनपुट को निकालूं कि चालन से आप कैसे निकालते हो और प्रेरण से कैसे निकालते हो, तो चालन से जो इसकी आउटपुट आती है ना, वो कैसे आती है? इसमें लिखना आपको K इंटू होता है इनपुट। समझ में आ गया कि चालन से जो मेरे को आउटपुट मिलती है वो किसके बराबर मिलती है? तो रेशो इनपुट क्या होता है? उसकी इनपुट होती है कि रेशो कितना ट्रांसफार्मर का, उस ट्रांसफार्मर का जो रेशो होगा उसकी जो इनपुट पावर है उसके बराबर होगी। तो इसकी क्या होगी? इनपुट पावर। तो ये इसकी क्या होगी जी? आउटपुट पावर होगी। समझ में आ गई मेरी बात? अगर वो प्रेरण से करता है, प्रेरण से जो आपको आउटपुट मिलेगी वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी 1 माइनस के इनटू क्या होगा? इनपुट पावर। ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपको चालन से आउटपुट पावर मिलती है या आउटपुट शक्ति मिलती है, आउटपुट पावर, और ये किससे है? प्रेरण से जो आउटपुट पावर मिलती है वो किसके बराबर है? तो यहां पे तो होगा 1 माइनस रेशो, और यहां पे होगा K माइनस K इंटू इनपुट पावर। तो ये तो हमेशा ही क्या होगी भाई? उच्च होगी, और ये हमेशा क्या होगी? निम्न होगी। ये चीज का ध्यान रखें।
ठीक है, आपको पहला प्रश्न तो वो यहाँ पे ही पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की जो पावर स्थानांतरण होती है किस ट्रांसफार्मर की, ऑटो ट्रांसफार्मर की। अगर आपको कोई ये बोले कि ट्रांसफार्मर की पावर स्थानांतरण एक ही प्रकार से होती है, किससे होती है, प्रेरण से होती है, और ऑटो ट्रांसफार्मर की पावर स्थानांतरण दो प्रकार से होती है, चालन से भी होती है, कैसे होती है, इंडक्शन से भी होती है। अब अगर ये चालन से होती है तो वो K इनपुट पावर के बराबर होती है, अगर वो प्रेरण से होती है तो वो K वन माइनस K इनटू क्या होगी, इनपुट पावर। यहाँ पे मान कम रहता है, यहाँ पे मान हमेशा क्या रहता है, ज्यादा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक प्रश्न लिखो, करोगे आप, जैसे इसने कोई प्रश्न ले दिया कि मेरे पास मान लीजिए 500 केवी का ट्रांसफार्मर है। कितने का है? कि मेरे पास एक 500 केवी का ट्रांसफार्मर है। अगर उसमें प्राइमरी में टर्नों की संख्या कुछ भी दे दे, यानी प्राइमरी टर्न मेरे को दिए है, प्राइमरी टर्न, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो एनपी का मान मान लिया मेरे पास कितना है, 200 है। एनएस का मान मेरे पास मान लिया 500 है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि इसकी सेकेंडरी पावर स्थानांतरण क्या होगा, या सेकेंडरी में पावर मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, उसका मान कितना आएगा, वो आपको यहां से निकालना पड़ सकता है कि आप स्थानांतरण कर रहे हो किसका, आप पावर का स्थानांतरण कर रहे हो तो किसके बराबर, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर है। तो पहले आप लिखोगे चालन के द्वारा, तो चालन से तो आपको कैसे मिलेगी, देखो चालन से जो आपका आउटपुट पावर मिलेगी वो किसके बराबर है, कि इसका रेशो निकालो, रेशो में क्या होता है 500 बटा 200, यही होगा। एनएस का मान कितना 500 है, एनपी का मान कितना 200 इनटू क्या है, इनपुट पावर, इनपुट पावर कितनी आपके पास 500। ठीक है, ये काट दो, ये 2.5 से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखोगे 2.5 इनटू में क्या लिखोगे 500, तो कर दो 25 5 125 12,000 1250 आएगा, 1250 के ये इसकी पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये जो पावर का जो ट्रांसफर कर रहा है वो किस प्रकार से कर रहा है, तो वो रेशो इनटू क्या होगा इसकी इनपुट पावर। समझ में आ गई मेरी बात? अब इनपुट पावर के साथ अगर आपको दिया पावर फैक्टर दिया, आप पावर फैक्टर से क्या करो, उसको गुणा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से वो किसका होता, इसका होता मान लीजिए प्रेरण से, तो प्रेरण से करना है आपको, तो प्रेरण से कैसे करोगे, आपको पावर जो मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी 1 माइनस रेशो कितना आपका, तो रेशो आपने निकाला था 2.5 आया था, कितना आया था 2.5। रेशो का मान आपके पास कितना है 2.5 आएगा। इनपुट में क्या कर दो, आपके पास इनपुट पावर कितनी है 500, इसको हल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। वो पावर किसमें आ रहा है, अपनी नेगेटिव मेंटेन कर रहा, मान किसमें आ रहा, माइनस में आ रहा मान। तो वो आप कोई भी वैल्यू को आप ले रहे हो, कितना भी मान आए उस प्रकार से इसका मान निकाल सकते हो, परंतु यहाँ पे इसको जो ज्यादा यूज किया जा रहा है किस प्रकार से यूज कर सकते हो, उसका पावर ट्रांसफर कैसे होगा, तो आपको यहाँ से निकालना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के प्रश्न आ सकते हैं, दोनों के ध्यान रखना भाई। ये आपकी चालन के द्वारा पावर ट्रांसफर किसके बराबर होती है, अगर वो इंडक्शन से कर रहा है या प्रेरण से कर रहा है तो वो किसके बराबर होती है, वो आपको निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला बड़ा टॉपिक डाल एक क्वेश्चन करना आप इस टाइम। एक ट्रांसफार्मर 100 kVA का है, उसके प्राइमरी टर्न 100 है और सेकेंडरी टर्न 150 है। तो कंडक्शन व इंडक्शन से पावर ट्रांसफर कितनी होगी, कंडक्शन व इंडक्शन से पावर ट्रांसफर कितनी होगी। चालों प्रेरण से दोनों करके देख लेना, क्वेश्चन से बिल्कुल सिंपल होगा।
ठीक है। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर का भार नॉर्मल ट्रांसफार्मर के साथ कंपैरिजन में कैसे निकालेंगे? वेट ऑटो ट्रांसफार्मर का भार किसके साथ निकालना है? नॉर्मल px के साथ। ठीक, पहले कैसे निकाला आपने? पहले आपने I2 गुणा में I2 किसका था? नॉर्मल ट्रांसफार्मर का था। उसके बाद आपने निकाला था N1 इनटू में क्या था आपके पास? सॉरी N1 प्लस N2 इनटू में I1। उसके बाद क्या था? N2 I2 माइनस में क्या था? I1 किसका था? ऑटो का। अब नॉर्मल के साथ कंपैरिजन करना है तो आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर का भार होगा ना, ऑटो ट्रांसफार्मर का भार, ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर के साथ कैसे निकालोगे? तो इसका मान होता है 1 माइनस k इंटू नॉर्मल pm का भार, इसके बराबर होता है। ये चीज नोट करना है, 1 माइनस k इंटू नॉर्मल pm का भार। आगे चले तो ये तो थी ऑटो ट्रांसफार्मर की नॉर्मल बात है। इसके बाद देखो अब इसका जो यूज होता है वो कहां पे यूज किया जाता है, या ऑटो ट्रांसफार्मर को जो यूज करते हो कहां पे यूज करते हो? उपयोग लिखो इसके, यूज ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज, उपयोग कहां पे करते हैं? बता सकता है कोई भी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का अपने कहां पे उपयोग करते हैं? हाँ समझे? बता। एक तो काम पे करते हैं, एक तो स्टेबलाइजर में करते हैं। स्टेबलाइजर का मतलब वोल्टेज का मान आप बढ़ा भी सकते हो, वोल्टेज का मान आप क्या कर सकते हो? कम भी कर सकते हो। इसको हिंदी में क्या करते हैं? स्टेबलाइजर को हिंदी में बोलते हैं वोल्टता नियामन। कहां पे यूज कर सकते हो? वोल्टता नियामन के अंदर। इसको अपने बोलते हैं, इसमें स्टेबलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हो? स्टेबलाइजर से कोई भी चीज को कम ज्यादा करना है या स्टेबलाइज करना है, इसको बोलते हैं वोल्टेज नियामन में इसका यूज किया जाता है। और कहां पे यूज करते हैं? एक यहां पे यूज करते हैं बूस्टर में। कहां पे यूज करते हैं? बूस्टर। देखा सभी ने बूस्टर? बूस्टर क्या होता है? देखा क्या बूस्टर? बूस्टर में किसी भी चीज को कंट्रोल करना है हम लोग, कहते हैं ना बूस्ट चार्जिंग। नाम सुना बूस्ट चार्जिंग? बूस्ट चार्जिंग अलग होता है, बूस्टर अलग होता है। बूस्टर का मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करना है, किसी चीज को चार्जिंग में यूज करना है। जैसे बैटरी चार्जिंग में बहुत से सेट होते हैं, बहुत से सेटों को एक साथ चार्जिंग करना बूस्ट चार्जिंग कहलाता है, कि बहुत सी बैटरियों को एक साथ चार्ज करना। जैसे लेटेस्ट से कोई फैक्ट्री में बहुत सी बैटरियों को एक साथ चार्ज लगाया जाता है, उसमें बूस्ट चार्जिंग आप लगाते हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसका उपयोग कहां पे करते हैं? बूस्टर में यूज किया जाता है। एक डिस्क्रिप्टर बूस्टर की बात ही काम आता है। नाम सुना कि लंबी लाइनों को चार्ज करने के लिए, कि लंबी लाइनों पे जो वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ जाता है वहां पे इसको यूज करते हैं। और यहीं पे इसका बूस्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं कि कोई एसी की लंबी लाइनें हैं, आपके पास क्या है? एसी की बड़ी लाइनें हैं। क्या है? बड़ी लाइन। तो वहां पे ये क्या करेगा? बूस्टर के रूप में क्या करेगा? वी ड्रॉप की पूर्ति करेगा। क्या करेगा? वी ड्रॉप की पूर्ति करता है। तब इसका उपयोग वहां पे किसकी भांति होता है? बूस्टर की भांति यूज किया जाता है। कि कोई लंबी लाइन तो वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ेगी लाइन रेजिस्टेंस के कारण से, तो वहां पे लाइन की वोल्टेज पूर्ति करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उसी प्रकार से आपको ये पूछ सकता है कि डीसी की लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति कौन करता है? तो वहां पे जनरेटर लगता है। कौन सा? कौन सा लगता है? सीरीज में। तो वहां पे बूस्टर की बात ही काम करता है। और यहाँ पे ये कौन सा लगता है? तो ट्रांसफार्मर लगता है। कोई दिक्कत है? और कहां पे करते हैं? स्टार्टर के अंदर। इसने बताया था, बिल्कुल सही है। इसमें यूज किया जाता है स्टार्टर। और कौन सा स्टार्टर?
3 फेज के ट्रांसफार्मर का आपने 3 फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार में इसका यूज किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने इसका यूज तो 3 जगह कर लिया, इस तरह ये काम आ रहा है, पर इसका एक डिफॉल्टिंग भी है। इसमें एक सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत बड़ी सावधानी। क्या होती है? आपको एक बात को नोट करना है कभी भी कि मेरे पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी। हमेशा एक चीज का ध्यान लेना, चाहे ये ऑन लोड है और चाहे ये ऑफ लोड है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को बिना कट के कभी भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि करंट का मान बहुत ज्यादा आता है। आपका टच कहीं भी होगा, आपको शॉक लगेगा, क्योंकि इसके साथ करंट का मान वाइंडिंग पूरी की पूरी स्लेज में जुड़ी है। तो कभी भी किसी भी वाइंडिंग को टच नहीं करना चाहिए ऑटो ट्रांसफार्मर, चाहे वो उसकी प्राइमरी है और चाहे उसकी कौन सी है सेकेंडरी, चाहे वो ऑन लोड है और चाहे वो कौन सा ऑफ लोड। अगर इसमें कोई काम करना है तो इसकी सप्लाई को क्या करेंगे, पूरी सप्लाई को यहां से हटाया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रल मेंटेन होता है ना, वो किस प्रकार से मेंटेन होगा। आप थोड़ा सी मेरा न्यूट्रल फेल होगा, सारा सिस्टम इसका फेल हो जाता है, फिर इसके न्यूट्रल में भी करंट आना क्या स्टार्ट हो जाता है। वही बात है यहाँ पे, इसकी सावधानी है कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कभी कार्य करें तो इसको हमेशा भी सप्लाई से क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए। ठीक है, तो लिखो इसको थोड़ा सा डाल के। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, ऑटो ट्रांसफार्मर पर कैसे लिखोगे, कार्य करते समय प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी संपर्क नहीं करना चाहिए, कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, संपर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब एक बात करें, इसमें एक जगह और भी इसका यूज लिख सकता आपको, किसमें फ्लोरोसेंट लेंथ संचालन में, ये चीज भी ध्यान रखें। सारे के सारे जो फ्लोरोसेंट के लेंथ के संचालन में भी ऑटो ट्रांसफार्मर का अपने उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये तो था टॉपिक में ऑटो ट्रांसफार्मर का किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, कहां पे लगता है, इसका रेशो किसके बराबर, इसमें कॉपर की कितनी बचत होती है, किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। ठीक है।